नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। छात्रों, पिछले क्लास में हम लोग अकबर वाले टॉपिक पे बात कर रहे थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए अकबर से और सारी जो है प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी तमाम छात्रों को मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लोग अकबर के कुछ और बचे खुचे बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि और एग्जाम में कहां से प्रश्न अकबर से एग्जामिनर बनाता है। उन सारी चीजों को हम विस्तार पूर्वक फिर से आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको मैंने पिछले क्लास में यह बताया था कि अकबर का जो टाइम पीरियड था, थोड़ी सी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। अकबर का जो टाइम पीरियड था वह 1556 से लेकर, देखिएगा, 1556 से लेकर और 1605 ईस्वी तक था। अकबर का जो टाइम पीरियड था वह 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। बहुत सारे छात्र, हम रोज यही बात कर रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे छात्र हैं, वह प्रतिदिन यह मैसेज कर देते हैं। एक दिन आध दिन नहीं, रोज पर डे उनको मैं यह बात बताता हूं कि भाई आप क्यों इतना हड़बड़ा रहे हो। थोड़ी सी पेशेंस नाम की कुछ चीज होती है। समझिएगा बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं यदि आपसे कहूं कि बाबू मेरे, आप किसी अकबर के बारे में, खासकर कोई एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए मैं कहा कि अकबर के बारे में आप 50 पन्ना लिख लो। अकबर के बारे में आप क्या करो, 50 पन्ना लिख लो। और 50 पन्ना लिख लोगे तो क्या हो जाएगा उससे, 50 पन्ना यदि अकबर के बारे में आप नोट्स लिख लोगे तो उससे होगा क्या। हम जानते हैं छात्रों का रियल वाक्य हमसे पूछिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ हम भी गुजार रहे हैं। जो भी छात्र अगर 50 पन्ना लिख लेंगे, आप सच सच बताइए क्या वह पढ़ पाएंगे क्या 50 पन्ना। भाई मेरे, उतना कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, लेकिन आपको एक बात स्पष्ट कर दें कि उन मुख्य मुख्य पॉइंटों को आप नोट डाउन कीजिए जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और कुछ दिन से हम देख रहे हैं, 2-4 रोज पहले से, कि बहुत ऐसे छात्र बराबर कमेंट कर रहे हैं कि सर आप लिखवाते क्यों नहीं है ज्यादा। भाई मेरे, मैं आपको शुरू से यह बताता हूं कि जितना आप बात को सुनिएगा और बात को सुन के कहानी से कोरिलेट कीजिएगा, उसको एक दूसरे से कनेक्ट कीजिएगा, वह आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक जो है बात टिका रहेगा। 10 पन्ना 50 पन्ना लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। तो यहीं पर हम बात आपसे यही कह दें आप कि इतिहास है, इतिहास में ज्यादा लिखने का प्रयास मत कीजिए, बातों को ज्यादा समझिए और वहां से प्रश्न आपके खुद ब खुद एग्जाम में बनने लगेंगे। देखिएगा, हम अकबर पे बात कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग अकबर के टाइम पीरियड को लेकर बात कर रहे थे। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक का अकबर का टाइम पीरियड ऐसे रहा है। लेकिन यहां पर एक और प्रश्न बनता है कि जब हुमायूं का मृत्यु हो गया, दीन पनाह भवन स्थित जो है शेर मंडल लाइब्रेरी से गिरकर, आपको पीछे क्लास में हम बताए भी थे कि हुमायूं की डेथ हो गया था। उसके बाद जो है मुल्ला बेकसी नाम का एक हुमायूं के दरबारी, जिसको हुमायूं का जो है राजपोशी वस्त्र पहनाकर और दिल्ली की जनता से हुमायूं की मृत्यु को छुपाने के लिए गद्दी पर बैठाया गया, ताकि दिल्ली की जनता जो है वो समझे कि हुमायूं अभी मरे नहीं है, हुमायूं जिंदा है। और उस मुल्ला बेकसी का ऐसे चेहरा बताया जाता है कि हुमायूं से मैच करता था। यहाँ पे जब मृत्यु हो गया हुमायूं का, तो उस समय अकबर अर्थात हुमायूं के जो पुत्र अकबर थे, वह पंजाब के कलानौर में थे। और यह भी बात मैं आपको बताया था कि कलानौर में क्या करने गए थे। तो कलानौर में जो है वह नमक की पहाड़ी से सिकंदर शाह का आतंक पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसी का दमन करने गए थे, अर्थात उसी को दबाने गए थे। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया है कि हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहां थे। तो याद रखिए, अकबर उस समय पंजाब में थे, जो सिकंदर शाह के विद्रोह को वहां पे खत्म करने गए थे। वहां पे सिकंदर शाह बहुत आतंक मचा रखा था। अगर हम बात करें कि 1556 से लेकर 1605 तक के बीच में अकबर से क्या क्या प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं, ऐसे तो जो अगर देखें तो बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अकबर से कहां प्रश्न बनाता है। देखिएगा, इसमें एक बात और आपको समझने की जरूरत है कि 1556 से लगाकर 1556 से लगाकर 1560 तक, 1556 से लगाकर 1560 तक जो टाइम पीरियड बेसिकली देखना है अकबर के यहां, इस 4 साल के अंदर जो है बैरम खान ने सारे चीजों को संभाला है।
अर्थात मैं आपसे कह दूं कि भले नाम का शासक अकबर थे, बात को ध्यान समझिएगा, नाम के शासक अकबर थे, लेकिन उस ओरिजिनल शासन का सत्ता चलाने का सारा जो रिस्पॉन्स था वह बैरम खां के हाथों में था। अर्थात आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बैरम खां जो टाइम लिए हैं वह अकबर के यहाँ 4 साल गुजारे हैं। बैरम खां जो टाइम लिए हैं वह अकबर के यहाँ 1556 से लेकर 1560 तक अपना सेवा दिए हैं बैरम खां। और यहां से आपको यह बात याद रखना है कि ऐसा बताया जाता है कि बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। बहुत सारे बुक में यह बात स्पष्ट लिखा है कि बैरम खां अकबर के किस रूप में काम किए हैं, संरक्षक के रूप में काम किए हैं, बैरम खां बॉडीगार्ड के रूप में काम किए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात से और अवगत करा दूं कि बैरम खां अकबर के वजीर थे। बैरम खां अकबर के वजीर थे। वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री के पोस्ट पर कार्य कर रहे थे। तो यहां पर आपको क्लियर रहना है कि अकबर के यहां बैरम खां किस पोस्ट पर कार्य कर रहे थे। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए याद रखना है वजीर के पोस्ट पर कार्य कर रहे थे, और वजीर का अर्थ होता है पीएम, अर्थात क्या, प्रधानमंत्री। अब बात आती है कि जब बैरम खां और अकबर पंजाब से लौटते हैं तो वहां पर हेमू जो है आतंक मचाकर और पानीपत का दूसरा युद्ध किया। आपको पीछे हम टॉपिक पे बात भी किए हैं अकबर वाले में। अब हम थोड़ी सी कहानी को और यहां से आगे बढ़ाते हैं। 4 साल बैरम खां ने अकबर के शासन को अपने हाथों में लेकर चलाया। वजीर के पोस्ट पर बैरम खां अकबर के दरबार में कार्यरत थे, प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे, अकबर के प्रधानमंत्री थे वजीर। अब बात करें कि बैरम खां को षड्यंत्र के तहत, बैरम खां को षड्यंत्र के तहत जो है वजीर का पोस्ट छीन लिया गया। आपको बता दें कि बैरम खां को किस तरह से षड्यंत्र में फंसाया गया, कहानी को समझिएगा। यहां पर एक नाम आपको पता होना चाहिए, माहम अंगा। माहम अंगा, माहम अंगा भाई कौन थी? आप शायद अकबर, यहां समझिएगा, माहम अंगा कौन थी? तो अकबर की ताई मां थी यह। माहम अंगा कौन थी यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो अकबर की यह ताई मां थी। अकबर की कैसी मां थी? ताई मां। अर्थात यही माहम अंगा है जो बाबर की पत्नी है। यहां पर आपको क्लियर रहना है कि यह माहम अंगा जो है यह बाबर की पत्नी बताई जाती है। माहम अंगा किसकी पत्नी बताई जाती है? तो बाबर की पत्नी थी। तो यहां पर अकबर की ताई मां हुई माहम अंगा। अर्थात कह सकते हैं कि अकबर की क्या हुई? दादी के रूप में, ग्रैंड मदर के रूप में ताई मां कह सकते हैं। यानी बाबर की जब पत्नी हुई तो अकबर की ताई मां हुई। इस माहम अंगा ने बैरम खां को अकबर से वजीर का पद छीनवा दिया। कहानी को समझिए कैसे छीनवा दिया। हरम दल का नाम आप सुने होंगे, हरम दल। देखिएगा क्या होता था हरम दल। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, आपके सारे प्रश्न यहां से क्लियर हो जाएंगे। यहां पे मैंने लिखा है हरम दल, कहीं कहीं हरम भी केवल लिखता है, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। यह हरम दल क्या था भाई? देखिए उस समय जो भी मुगल एम्परर होते थे वह अपना मनोरंजन करने के लिए बड़ी साधन जो है जुटाते थे। तो उसी मनोरंजन करने के लिए अकबर ने हरम दल बनाया था। अकबर ने एक दल बनाया था जिसका नाम था हरम दल। और जानते हैं आगरा में अकबर ने, आपको याद रखना है ये भी बात, आगरा में अकबर ने मीना बाजार भी बनाया। आगरा में अकबर ने मीना बाजार स्थापित किया और उस मीना बाजार में जो भी सुंदर लड़कियां आती थी उनको पकड़कर और हरम में रख दिया जाता था। आगरा का मीना बाजार, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे किस मुगल शासक ने बनवाया है तो आगरा का मीना बाजार अकबर ने बनवाया है। और उस मीना बाजार में जो भी सुंदर लड़कियां, सुंदर कन्याएं जाती थी उनको जबरदस्ती पकड़ के और हरम में रख दिया जाता था। आपको बता दें कि हरम में 4000 से भी ज्यादा लड़कियां रखी गई थी, जो कि अकबर का मनोरंजन का एक साधन था। अकबर इन्हीं लड़कियों के साथ हरम दल में जाते थे और मनोरंजन करते थे। समझ ही रहेंगे मनोरंजन किस तरह से करते थे। तो यहाँ पर हरम में मीना बाजार से लड़कियां जो है सुंदर सुंदर लड़कियां उठा के हरम में रखी जाती थी।
कुल ऐसा बताए थे कि 4000 से भी ज्यादा लड़कियां हरम में रखी गई थी जो अकबर के मन लगाती थी। अब समझिएगा, इस हरम दल में एक बार बैरम खां प्रवेश कर जाते हैं। बात को ध्यान समझेगा, यह हरम जो अकबर ने अपने मनोरंजन के लिए बनाया था, इस हरम में बैरम खां अर्थात अकबर के जो वजीर थे वह प्रवेश कर जाते हैं और उस हरम की लड़कियों से छेड़खानी करने लगते हैं। यह बात माहम अंगा को पता चल गया। आपको बता दें कि यह माहम अंगा जो देख रहे हैं, यह हरम दल की इंचार्ज बनाया गया था इनको। यहां पर याद रखना है कि माहम अंगा जो थी यह हरम दल का इंचार्ज बनाई गई थी, अर्थात अकबर ने माहम अंगा को हरम दल का इंचार्ज नियुक्त किया था। तो जब बैरम खां हरम में प्रवेश कर गए, वहां हरम की लड़कियों से छेड़छाड़ करने लगे। माहम अंगा को यह बात पता चला। माहम अंगा ने इसकी शिकायत डायरेक्ट अकबर से कर दी और अकबर जो है इस बात से नाराज हो गए और बैरम खां को वजीर के पोस्ट से हटाकर फेंक दिए। कहे कि आप वजीर के लायक नहीं है, आप हरम में क्यों प्रवेश कर गए, आपको हरम में जाने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पे बैरम खां का पद भी छीना गया। प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे, भला अच्छा खासा पद था, और यहाँ पे अकबर ने इनको क्या किया कि पोस्ट छीन लिया और कहा कि आप इस पद पे काम नहीं करेंगे। कहानी को समझिएगा, बैरम खां से जब अकबर ने वजीर का पोस्ट छीन लिया तो यहाँ पर बैरम खां ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यहाँ पर बैरम खां ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया और ऐसा बताया जाता है कि जब विद्रोह किया तो एमपी में एक जगह है जिसका नाम तिलवाड़ा है। याद रखना पड़ेगा, एमपी में एक जगह है जिसका नाम तिलवाड़ा है। इसी तिलवाड़ा की लड़ाई किया गया था, तिलवाड़ा का युद्ध। एमपी में जो एक जगह है उसका नाम तिलवाड़ा है। उसी तिलवाड़ा में एक युद्ध किया गया जिसका नाम रखा गया तिलवाड़ा का युद्ध। और आपको बता दें यह 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध किया गया। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध जो किया गया, और आपको बता दें कि किसके किसके मध्य यह युद्ध हुआ था, तो याद रखना है बैरम खां और अकबर के मध्य हुआ था। तिलवाड़ा की लड़ाई या तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बैरम खां वर्सेस अकबर के बीच हुआ था और विजयी इसमें अकबर रहे थे। विजयी कौन रहे, तो याद रखना है अकबर विजयी रहे थे। देखिएगा एक बार फिर आपको रिपीट कर दें, जैसे वजीर का पोस्ट अकबर ने बैरम खां से छीना, कंप्लेन माहम अंगा ने की कि बैरम खां जो है हरम में प्रवेश कर जाता है, हरम की लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। इस बात से अकबर नाराज हुए और वजीर के पोस्ट से बैरम खां को हटा दिए। जैसे वजीर के पोस्ट से बैरम खां को हटाते हैं अकबर जो है मध्य प्रदेश में तिलवाड़ा की युद्ध करता है, 1560 में करता है। बैरम खां और अकबर के बीच तिलवाड़ा की लड़ाई होती है जिसमें बैरम खां अकबर से हार जाता है। अब बात आती है कि जब बैरम खां अकबर से हार गया तो उसको अकबर ने 3 शर्त रखा था। हारने का मतलब आपको याद रखना है कि जब हार गया तो बैरम खां अकबर के सामने जाकर जो है घुटना टेका, अर्थात अकबर के सामने समर्पण कर दिया। और आपको एक बात और याद रखना है कि जब अकबर के सामने बैरम खां ने समर्पण कर दिया तो अकबर ने बैरम खां को माफ कर दिया। इसलिए माफ किया कि पिछले गुनाहों को देखते हुए, अर्थात अकबर का दिल पसीज गया। उन्होंने बैरम खां को मारा नहीं, किसी प्रकार से घात नहीं पहुंचाया। बैरम खां जब आत्मसमर्पण कर दिए तो उनको माफ कर दिया अकबर ने और कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगा आपने किया, लेकिन हम आपको चलिए माफ कर देते हैं, अकबर ने बैरम खां से कहा। अब आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर अब तो बेचारा बैरम खां का पद भी छीना गया था। वजीर का अच्छा खासा पोस्ट होता है, आप समझ सकते हैं, प्रधानमंत्री थे उनके यहाँ, यह पद छीना गया था। अकबर के सामने जैसे ही बैरम खां ने समर्पण किया, अकबर ने 3 शर्त रख दिया बैरम खां से। अकबर ने 3 शर्त रख दिया बैरम खां से। सबसे पहला शर्त अकबर ने रखा कि चलिए आप तो हमसे तिलवाड़ा की लड़ाई किए और हार भी गए और समर्पण भी कर दिए, चलिए हम आपको माफ कर देते, लेकिन आप अब वजीर के पद पर नहीं रहिएगा। एकदम माइंड सेट रखिए कि मैं आपको अपने यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगा, इस बात को भी याद रखिए। तो बैरम खां ने कहा कि जाने दीजिए, हमसे गलती हो गई है, मैं हरम में प्रवेश कर गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती है। लेकिन अकबर ने उसकी बात को नहीं सुना। वो कहा कि नहीं, आप मेरे यहाँ वजीर के पोस्ट पर अब काम नहीं कीजिएगा, मैं आपसे स्पष्ट कर दे रहा हूँ।
तो वहां पे बैरम खां को अकबर ने 3 शर्त रखा, 3 ऑप्शन चुनने के लिए रखा। पहला ऑप्शन अकबर ने बैरम खां के लिए रखा कि आप जो है सूबेदार बन जाइए किसी भी प्रांत का, मतलब कोई एक ऐसा स्टेट आप बताइए जहां मैं आपको वहां का सूबेदार बना दूं। बैरम खां ने इस बात को भी सुना। दूसरा शर्त अकबर ने रखा, आपको बता दें कि सूबेदार का पद जो होता है वह किसी राज्य के मुख्यमंत्री, आज के जो राज्य में मुख्यमंत्री हैं या कोई गवर्नर राज्यपाल है, उसी तरह उस समय सूबेदार किसी राज्य का एकाना मालिक होता था। जैसे आज मुख्यमंत्री किसी राज्य का जो है मालिक है, उसी तरह सूबेदार भी उस समय एक पोस्ट होता था जो राज्य का एक मालिक के जैसा रहता था, अर्थात किसी राज्य या प्रांत का अकेला मालिक मुख्यमंत्री के जैसा वो होता था। उस बात को भी सुने बैरम खां। दूसरा शर्त अकबर ने रखा कि यदि आप चाहें तो मेरे दरबार में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरबार के किसी भी कार्यवाही में आप जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब कहने का कि आप दरबार में रहने के लिए अगर चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार से दरबार की कोई भी कार्य में या दरबार से संबंधित किसी भी मामला में आपको बोलने का अधिकार नहीं है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कीजिएगा। इस ऑप्शन को भी अकबर ने रखा। तीसरा ऑप्शन अकबर ने रखा कि यदि आप इन दोनों बातों को पसंद नहीं करते हैं, यदि आप सूबेदार बनना नहीं चाहते हैं, यदि आप मेरे यहाँ दरबार में नहीं रहना चाहते हैं, तो आप हज यात्रा चले जाइए। बैरम खां बेचारा एक तो मान लो कि वजीर का पोस्ट पर काम कर रहा था और क्या 3 ऐसा ऑप्शन रख दिए अकबर ने कि आप सूबेदार बन जाइए। बताइए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पोस्ट पर काम किया है वह सूबेदार बनेगा तो उसको अपने आप में गिल्टी फील होगा कि नहीं? मतलब एक तरह से क्या होगा, वो शर्मिंदगी महसूस करेगा। उसके बाद अगर मान के चलिए दरबार में रह गया, कुछ बोल नहीं रहा है, किसी भी मामला पर उसको बोलने का अधिकार नहीं है, तो मतलब कहने का अर्थ है कि वो तो सीनियर पीएम के पद पर रहा और उसके जूनियर जो देखेंगे उसको तो कमेंट करेंगे कि यार ये तो इतना घटिया तरह से काम किया, अकबर ने इसको अपने दरबार में रखा लेकिन इसको बोलने का अधिकार नहीं दिया। इस बात से भी बैरम खां को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हो सकता था। तो बैरम खां ने सोचा कि यार क्यों ना हम जो है हज यात्रा पर ही निकल जाए, क्योंकि अब तो हमको बहुत ही बेइज्जती हो जाएगा, क्योंकि मेरे जूनियर लोग तो हमको हंसेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अब क्या हज यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अकबर का तीसरा कंडीशन जो है उसको मान लेते हैं। बैरम खां ने इस कंडीशन को माना और अकबर से कहा जी मैं जो है हज यात्रा जाऊंगा। और अकबर ने कहा कि बिल्कुल आपको हज यात्रा जाना है तो आपकी जो भी हज यात्रा जाने में खर्च होंगे, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वह यहाँ के राजकोष से दिया जाएगा। मतलब 1 रुपया आपको अपने पॉकेट से लगा के हज यात्रा नहीं जाना है, आपका सारा A to Z खर्चा जो है वह अकबर के राजकोष से दिया जाएगा। बैरम खां इस बात को भी सुने और अकबर ने उनको मक्का मदीना, अर्थात हज की यात्रा के लिए वो मक्का मदीना ही जा रहे थे, अकबर ने अपने यहाँ सारा अरेंजमेंट कर लिया। उनको जो है गुजरात के काठियावाड़ बंदरगाह से, बात को ध्यान समझिएगा, गुजरात के काठियावाड़ बंदरगाह से बैरम खां को जाने के लिए अकबर ने सारा जो है व्यवस्था को पूर्ण रूप से कर लिया। अब आपको हम बात एक और बता दें कि गुजरात के काठियावाड़ के समीप जब अकबर वहां के बंदरगाह से उनको मक्का मदीना जाना था, वहीं पे बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। बैरम खां के हत्या के बारे में 2 बात याद रखना है। सबसे पहला बात कि बहुत सारे बुकों में लिखा है कि बैरम खां की हत्या पाटन नामक, गुजरात एक में जगह है पाटन, उसी पाटन नामक जो है स्थान पर मुबारक खां ने कर दी है। लेकिन कुछ ऐसे बुकों में लिखा है कि बैरम खां की हत्या अधम खान ने किया है। बात याद रखिएगा, बैरम खां की हत्या, बैरम खां की हत्या, यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बैरम खां की हत्या 1560 में ही, 1560 में ही मुबारक खान ने किया, मुबारक शाह। बैरम खां की हत्या 1560 में किसने किया? मुबारक शाह ने किया। और कुछ बुकों में लिखा जाता है कि बैरम खां की हत्या अधम खान ने किया, अधम खान ने भी किया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर क्या सही है क्या गलत है? भाई मेरे, यदि आपको दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, तो वहां पर स्पष्ट रूप से आपको जो है A और B दोनों दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया है तो आप उसी को लगाइए। देखिएगा, मुबारक शाह और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अधम खान ने किया था। अधम खान भाई कौन था, पहले इसको जान लेते हैं। अधम खान माहम अंगा का लड़का था। अधम खान जो था यह माहम अंगा का पुत्र था, माहम अंगा का लड़का था। लेकिन मुबारक शाह कौन था? तो मुबारक शाह आपको याद रखना है कि सिकंदर शाह,
पीछे के क्लास को देखिए, वीडियो को थोड़ा सा देखिएगा। अभी हम सिकंदर शाह पे चर्चा भी किए हैं कि वही सिकंदर शाह जिससे सरहिंद का युद्ध हुमायूं लड़ा था, वही सिकंदर शाह जिससे सरहिंद का युद्ध हुमायूं लड़ा था, और फिर अकबर को भेजा था पंजाब में, और अकबर और बैरम खां को भेजा था सरहिंद नमक की पहाड़ी से बैरम खां, और अकबर उसको निकाल कर वहीं पर मार दिए थे सिकंदर शाह को। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए। वही सिकंदर शाह का यह पुत्र था मुबारक शाह। मुबारक शाह ने मारा है, कहीं कहीं लिखा है कि अधम खान ने भी मारा है, दोनों बात सही है। मुबारक शाह सिकंदर शाह का पुत्र था। यह अपने पिता का बदला लेने के लिए, अर्थात सिकंदर शाह का बदला लेने के लिए, कि सिकंदर शाह को अकबर और बैरम खान ने ही मिलकर मारा था नमक की पहाड़ी में से निकालकर, तो अपने पिता का बदला लेने के लिए मुबारक शाह ने पाटन नामक गुजरात में जगह है, कहीं कहीं कठियावाड़ भी लिखता है, तो उससे टेंशन नहीं ले रहा, दोनों जगह गुजरात में ही है, वहीं पर इसकी हत्या 1560 में मुबारक शाह ने कर दिया। अब आपको एक और बात बता दें कि सब जितने भी मुगल शासक रहे हैं उनमें सबसे युवा मुगल शासक अकबर हुए। सबसे युवा मुगल शासक कौन बताए जाते हैं? अकबर। 13 साल 4 महीना के जब अकबर थे तो वह जो है गद्दी को धारण किए थे। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम आपको और बात बताएं, यहां जैसे ही बैरम खान की हत्या हो जाती है, 1560 में ही होती है, तो अकबर जो है वह इनकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लेते हैं। अकबर बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से शादी कर लेते हैं और बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम को अपने यहां दरबार में लाकर 9 रत्नों में शामिल कर लेते हैं। 9 रत्नों में अब्दुल रहीम को शामिल कर लेते हैं और अब्दुल रहीम को खाना का टाइटल दे देते हैं। तो आपको याद रखना है कि अब्दुल रहीम को अपने यहां लाए और 9 रत्न में शामिल कर लिए, और अब्दुल रहीम को खाना का टाइटल किसने दिया? अकबर ने दिया। बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से भी अकबर ने वहां पे निकाह कर लिया, शादी कर लिया। इतना बात आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। वहीं अब्दुल रहीम खाना जो बाबर का तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, उसी अब्दुल रहीम खाना की हम बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि अकबर जो है सलीमा बेगम से शादी कर लिए। ऐसे बताया जाता है कि अकबर की कुल 4 लीगल पत्नियां थी। अकबर की कुल 4 लीगल पत्नियां, वैधानिक जो वाइफ थी वह 4 ही थी, लेकिन ऐसे अकबर की बहुत सारी वाइफ का जिक्र किया गया इतिहास में। आपको बता दें अकबर की 4 वैधानिक वाइफ कौन कौन थी। पहली अकबर की वैधानिक वाइफ रुकैया बेगम थी, दूसरी रुखसाना बेगम थी, तीसरी सलीमा बेगम थी, आपको यहाँ पर बताए, और चौथी जो थी वो हारखा बाई थी। आपको बता दें कि हारखा बाई चौथी थी, और उस हारखा बाई को हीरा बाई भी कहा जाता है, और आगे अकबर चल के उसी हारखा बाई का नाम मरियम उजमानी रखा था। हारखा बाई का नाम आगे चलकर अकबर ने मरियम उजमानी रखा था। तो 4 जो है पत्नी लीगल रूप से अकबर की थी, बाकी कितना पत्नी थी उसका जिक्र जो है इतिहास में कहीं नहीं है। ऐसे बताया था कि बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन 4 जो है लीगल पत्नियां थी। पहला याद रखना है रुकैया बेगम, दूसरा रुखसाना बेगम, तीसरा सलीमा बेगम, और चौथा जो थी वह हारखा बाई, या उन्हीं को हीरा बाई या उन्हीं को मरियम उजमानी कहा जाता है। आपको बता दे जो हारखा बाई या हीरा बाई या मरियम उजमानी थी वह आमेर के राजा भारमल के पुत्री थी। आपको यह भी बात याद रखना है कि वह कौन थी। तो आमेर के राजा भारमल की वह लड़की थी जिससे जो है अकबर का निकाह हुआ था 1562 में। 1562 में उन्हीं से शादी हुआ अकबर का, और जैसे ही उनसे अकबर का विवाह हुआ, शादी हुआ, अकबर जो है उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उस समय से अकबर जो है महान कहलाने लगे, अकबर की जो है कृतियां गान जो है गुणगान गाने लगी। लेकिन 1562 से पहले अकबर जो है बहुत ही बदमाश किस्म का शासक था। आपको समझ में आ रहा होगा हरम दल क्यों बनाया गया था, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। 1562 से पहले अकबर जो था वो बहुत बदमाश था प्रारंभ में, लेकिन जैसे ही आमेर के राजा भारमल की पुत्री से अकबर का शादी होता है, हिरखा बाई या हीरा बाई या मरियम उजमानी, उसके बाद अकबर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अकबर बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराने लगता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाएं। बैरम खां की भी हत्या हो गई। बैरम खां के पुत्र को अकबर ने अपने यहाँ 9 रत्नों में शामिल कर लिया। आपको याद रखना है कि 9 रत्न में कुल 9 लोग थे। अकबर के 9 रत्न में कुल 9 लोग थे, और 9 लोग कौन कौन थे? तो सबसे पहला व्यक्ति नाम याद रखना है, अबुल फजल थे, फैजी थे, टोडरमल थे,
बीरबल थे, तानसेन थे, मानसेन थे, अब्दुल रहीम खान खाना थे, मुल्ला दो प्याजा था और फकीर हकीम हुकाम या कहीं कहीं फकीर अजाउद्दीन भी देता है, वो नवरत्न में थे। अकबर के समय में हिंदी जो है चरमोत्कर्ष पर थी। ऐसा बताया जाता है कि अकबर के समय में हिंदी जो था भाषा वह अपने क्लाइमेक्स पर था, चरमोत्कर्ष पर था। इसीलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। गोल्डन पीरियड ऑफ एरा जो है, हिंदी गोल्डन पीरियड ऑफ एरा के नाम से अकबर के टाइम्स को जाना गया है। आपको बता दें कि यह अब्दुल रहीम खान खाना और आगे चलकर तुलसीदास अकबर के समकालीन बताए जाते हैं। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में किया, वो तुलसीदास अकबर के कंटेम्प्रोरी, अकबर के समकालीन बताए जाते हैं। और जितने भी दरबारी कवि लोग थे नवरत्न में, वो सारे हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान थे। इसीलिए अकबर के यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी भाषा से ही बिलोंग किए हैं। इसीलिए अकबर के शासनकाल को हिंदी गोल्डन पीरियड जो है एरा कहा गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से अकबर के टाइम्स को जाना गया है। चलिए हम लोग इतना बात को है थोड़ा सा जो है समझे। आगे आप लोग के कल के टॉपिक में अकबर का एक और लेक्चर दिया जाएगा, जो आपका हो सकता है लास्ट ही लेक्चर हो। उसमें और सारी चीजों पे हम लोग विस्तार से पूरे डिटेल्स में जो है बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात चलते चलते और हम आपसे कहेंगे भाई, मेरा आपसे यही विनती है, यही निवेदन है, यही आरजू है कि कम से कम आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे कंटेंट को देख रहे हैं, आपको पसंद आता है या नहीं आता है, या हम क्या जानते हैं आपके मन में क्या है। किसी के मन के अंदर तो हम घुसे नहीं है, सबका अपना अपना विचार है। कम से कम आपका जो है मेरे छात्र होने के नाते यही आपका फर्ज होता है। मैं आपका गुरु हूं, यदि आप हमको गुरु मानते भी हैं सच में, तो प्लीज भाई वीडियो को जो है लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ताकि उससे मेरा भी कॉन्फिडेंस और बूम हो, मैं भी और एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ा पाऊं। तो आप अपना सुझाव बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको कहाँ समस्या हो रही है, आपको कहाँ सुधार की जरूरत है, जहां आपको दिक्कत हो रही है वहां पर मैं प्रयास करूंगा कि आपकी दिक्कत को जल्दी से सुलझाया जाए। और ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्त यार भाई बंधुओं को भी फॉरवर्ड कीजिए। उनको भी यह बताइए कि भाई देखो, कम से कम तुमको हो सके तो पसंद आ जाए, उन लोगों तक भी इस जो है वीडियो को फैलाइए। तो चलिए आज हम लेते हैं विदा, फिर कल मिलते हैं, अकबर के कुछ बचे खुचे बातों पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से घर में जो है सेल्फ स्टडी कीजिए, मेहनत करते रहिए। आपका परीक्षा बहुत जल्द होने वाला है। तो चलते हैं, लेते हैं विदा। शुभ रात्रि।